नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। जिस भी बच्चे ने आज मेरा ये वीडियो कंप्लीट शुरू से आखिरी तक देख लिया, याद रखिएगा, जिस भी बच्चे ने मेरा पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देख लिया, 100% मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन इस साल 2020 में एनटीपीसी की एग्ज़ाम, रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने पूरा वीडियो देख लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सभी को पता है कि जीके जीएस करंट अफेयर्स पहला टॉपिक है, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा है मैथ्स है और तीसरा है रीजनिंग है। आपको ये भी पता होगा कि मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जीके जीएस और करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कितने या एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जीके जीएस कहाँ से आती है, सब आपको पता है। एनसीईआरटी से आती है। मैथ्स रीजनिंग आपको पता है कि 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं महत्वपूर्ण, जिनसे अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। रीजनिंग भी ऐसी है कि बस 8 से 10 टॉपिक है, उससे बाहर नहीं जाता है। आपको ये सब चीज़ें पता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको। मैं कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि उसके बेस पर ये मानिए कि आपका सिलेक्शन 100% एग्ज़ाम में हो जाएगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि मुझे मैथ्स 100% आती है। आप होंगे ऐसे कुछ लोग कि जिनको मैथ्स 100% आती है, मतलब अगर उनको अभी कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से दे दो तो वो सॉल्व कर देंगे, लेकिन वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वो नहीं कर पाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। रीजनिंग में भी आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे 100% रीजनिंग आती है, कोई सा भी क्वेश्चन दे दो अगर आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं एग्जाम में नहीं कर पाते। जीके जीएस में भी ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप हो सकता है कि चलते फिरते उसका एग्जाम में अभी आंसर दे दे, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपसे चांसेस रहते हैं कि आप उस क्वेश्चन का गलत मार्क कराते और फिर बाद में एग्जाम के बाद सोचते हैं कि अरे यार, ये क्वेश्चन का आंसर तो ये होना था, मुझे पता था लेकिन मैंने ये लगा दिया। इसी के बेस पे कम से कम 10 से 15 नंबर आपके कम हो जाते हैं। जहां आपको 80 नंबर आने थे और इतने में सिलेक्शन हो जाता है, याद रखिएगा, वहीं आपको 65 से 70 पर आप अटक जाते हो। बस 10 से 15 नंबर की फ़र्क रहता है और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये 10 से 15 नंबर आखिर आपके क्यों रुक जाते हैं, कहाँ पे रुकते हैं। आपकी तैयारी अच्छी है फिर भी आप क्यों नहीं कर पाते पूरा सॉल्व। वो पेपर कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आप 100% अपना वहाँ पर परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाते। पेपर से निकलने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि अरे यार कितने मार्क्स आने वाले, तो अगर आप काउंट करते तो आपको 65 से 70, लेकिन अगर वही पेपर फिर से दे दिया जाए तो आप 80+ ले आएंगे। लेकिन पेपर में क्या हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या चीज़ रहती है जिसके बेस पर हमको एग्ज़ाम टाइम का क्या प्रेशर रहता है और हमें उस समय क्या मेंटेन करना चाहिए, और उसके एग्ज़ाम के पहले जो 2 से 3 महीने हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमको क्या सीखना चाहिए। जो चीज़ सीखना चाहिए वो नहीं सीखते। हम क्या सीखते रहते हैं, हम ये सीखते रहते हैं मैथ्स के फार्मूले सीखते रहते हैं, मैथ्स पूरी 100% कंप्लीट कर लेते हैं, रीजनिंग पूरे अच्छे से सीख लेते हैं, जीके पूरा पढ़ लेते हैं, और जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे सामने 100 क्वेश्चन आते हैं, हम सिर्फ 60 नंबर ला पाते हैं। लेकिन अगर आप सोचे तो आप पेपर के बाद एनालिसिस करें तो आप बोलेंगे कि नहीं यार, मुझे 80 आ सकते हैं लेकिन फिर भी मुझे 60 नंबर आ रहे हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसा वो एक हमारी चीज़ चूक रही है जिसके कारण हमारे मार्क्स कम आते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि सभी महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करूंगा। मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाला था, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमको मेल आते हैं कि सर हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, हमको क्या है कि हमको डर लग रहा है कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा या नहीं, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में। तो आपको ये क्लियर बता दूँ कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ तैयारी करना। आप ये बिल्कुल मत सोचिए, ये सोचना किसका काम है, ये सोचना है सरकार का काम है, ये सोचना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का काम है। आपका काम है तैयारी करना। हो सकता है आज से 10 दिन बाद एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए कि एग्ज़ाम होने वाली है, आपका एडमिट कार्ड आ जाए, तो क्या आपकी तैयारी है उस समय? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे आप? फिर यही बोलेंगे एकदम नोटिफिकेशन आ गया, एकदम हमको बता दिया कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको किसी ने ये तो नहीं बोला है अभी कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम तो 100% होगा, ये लिख के रख लीजिए आप। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ आज के एग्ज़ाम 100% होगा, ये हमने गारंटी से कह दिया है। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद क्या आपका सिलेक्शन हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आपको एग्ज़ाम हो या नहीं हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है।
आपका सिलेक्शन अगर होने वाला है तो ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सभी चीज़ों पे मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ, कुछ ऐसे फार्मूला एक ऐसा फार्मूला, एक्चुअली वो फार्मूला नहीं है मैथ्स वाला फार्मूला, मैथ्स रीजनिंग के कोई फार्मूले हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। एक ऐसा फार्मूला जिसके बेस पर आपको रणनीति बनानी पड़ती है किसी भी टॉपिक की। आपको बता दूं कि 3 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने अभी लिखा था। पहला लिखा था मैंने जीके जीएस करंट अफेयर्स, दूसरा लिखा था मैंने मैथ्स और तीसरा लिखा था मैंने रीजनिंग। देखिए ध्यान समझिएगा आप, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है लेकिन आप पॉइंट को समझिए और ध्यान से सुनिए तो आपको एक एक चीज़ अच्छे समझ में आएगी। जीके जीएस करंट अफेयर्स हम पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। करंट अफेयर्स जैसे कि 6 महीने 1 साल का पढ़ते हैं, जीके जीएस पूरा पढ़ के जाते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमारा बी का सी लग जाता है, ए का डी लग जाता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। जहां हमको 40 में से 30 प्लस नंबर आ सकते थे वहाँ 25-20 पर अटक जाते हैं हम। 35 प्लस तक आ सकते थे आपको मार्क्स। तो होता क्या है, आपको इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए सभी, 5 के फार्मूला को याद रखना है। 5 के फार्मूला, इसको बोलते हैं 5 का फार्मूला। एक 5 का एक सूत्र होता है, ध्यान से सुनिएगा इस 5 का वाले सूत्र को। देखिए जब भी आप जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ें, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ें तो अपने मन में एक चीज़ याद रखें कि मुझे जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जब आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं एग्जाम के 2-3 महीने पहले, तो आप 5 का फार्मूला को हर क्वेश्चन पे, हर टॉपिक पे अप्लाई करें। जैसे अब ये 5 के फार्मूला होता क्या है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, समझिएगा ध्यान से, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है। अब आप ये चाहते हैं कि इस पर, जैसे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो इस पर आप 5 के फार्मूला को अप्लाई कीजिए, 5 का फार्मूला। अब ये 5 का फार्मूला कैसे अप्लाई होता है इस पर? 5 का मतलब होता क्या है, तो पहला का मतलब होता है कौन, दूसरा क्या, तीसरा कब, चौथा कहाँ और पांचवा कैसे। बस ये चीज अगर आपने उस टॉपिक से पूछ ली, खुद से ही पूछ ली, जैसे T20 वर्ल्ड कप, अब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो कौन, अब कौन जैसे ही मैंने पूछा तो कौन कौन रहते हैं T20 वर्ल्ड कप में? देखिए एक तो टीम्स रहती हैं इसमें और प्लेयर्स रहते हैं। तो जितनी भी टीम्स हैं उन टीम से संबंधित आपको सारी जानकारी होना चाहिए और प्लेयर से संबंधित होना चाहिए। कौन सा प्लेयर किस टीम का है, कौन सी टीम फाइनल तक पहुंची थी, कौन सी टीम रनर अप रही, ये पूरी चीज आपको कौन के अंतर्गत उस टॉपिक से पता होना चाहिए। क्या, अगर बात करें क्या की, तो क्या, तो ये सिंपल सी बात है, T20 वर्ल्ड कप है। क्या है ये? T20 वर्ल्ड कप। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये T20 वर्ल्ड कप। तो ये कब कब हुआ था, पहले कौन जीता है, कौन नहीं जीता है, कौन रनर रहा है, सभी सालों में आपको पता होना चाहिए। कब, अगर बात करूं कब, तो ये T20 वर्ल्ड कप कब हुआ, किस साल में हुआ, हो सकता है इस साल 2020 में हुआ, इसके पहले कब हुआ था, आपको ये सारी जानकारी पता होना चाहिए। कहाँ पर हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात करें T20 वर्ल्ड कप की एक सीरीज चल रही है, इसका फाइनल कहाँ हुआ, सेमीफाइनल कहाँ पर हुआ, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और कैसे हुआ, ये पूरा कंडक्ट कैसे के अंतर्गत आ जाएगा, शुरू से आखिरी तक। मतलब कैसे, मतलब कितने उसके अंदर के ग्रुप थे, किस ग्रुप में कौन सी टीम थी, कौन सी टीम के खिलाफ कौन सी टीम उतरी थी, ये सारी जानकारी होना चाहिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जीके को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका। जो टॉपर लोग रहते हैं, किसी एग्जाम में टॉप करते हैं, वो कभी क्वेश्चन को रटते नहीं है, क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे जीके जी समझने वाली क्या बात है, मैंने एक टॉपिक उठाया, अब मैंने सभी चीज़ें कौन क्या कब कहाँ कैसे 5 के फार्मूला लगा दिया और मैंने इसको पूरा पढ़ लिया, तो मुझे रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपके सामने एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा सामने, तो आप क्या करेंगे, तो 1% भी कंफ्यूज हुए बिना आप सीधा सट उसको टिक कर देंगे और 100% आपका वो आंसर सही होगा। तो ये जीके जीएस और करंट अफेयर्स का मैंने फार्मूला बता दिया। अब बात आती है मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए पहले जीके जीएस और करंट अफेयर्स का हम सीख चुके हैं, अब बात करूंगा मैं मैथ्स और रीजनिंग का एक फार्मूला, जिसके थ्रू आपको नंबर कम क्यों आते हैं और आप नंबर को बढ़ा के हो सकते हैं। देखिए मैथ्स और रीजनिंग ऐसा टॉपिक होता है एग्जाम में कि कभी भी आपको ये कंप्लीट सॉल्व नहीं करना पड़ता है, करना ही नहीं है आपको। अगर आपको मान लीजिए कि 30 मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 नंबर का मैथ्स आ रहा है और 30 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, अगर आप सोचे कि मैं 60 मार्क्स लिया हूँ इसमें, देखिए वैसे पॉसिबल है कि आप ला सकते हैं 60 मार्क्स, लेकिन 60 मार्क्स अगर लाने बैठ गए आप, तो यकीन मानिए
आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नंबर तो आ जाएंगे आपको 60, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे नहीं होगा सर सिलेक्शन? क्या होता है कि जो मैथ्स और रीजनिंग होती है उसमें ये मान लीजिए अगर 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप विद इन टाइम लिमिट, जो एक टाइम लिमिट रहती है, जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, तो उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें रीजनिंग में भी ऐसे ही रहता है कि 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं विद इन टाइम लिमिट। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने 5 क्वेश्चन गलत ही डाले हो, 5 क्वेश्चन बहुत टफ डाले, 5 क्वेश्चन ऐसे डाले हो कि आप उनका आंसर सिंपल सॉल्व करके नहीं निकाल सकते, आपको लेंदी प्रोसेस से जाना पड़ सकता है। तो हो सकता है उसमें 10 से 15 मिनट खर्च हो जाए, उसके बाद भी आपका आंसर नहीं आए। 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। देखिए वो इसलिए डाले जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर सभी क्वेश्चन सिंपल डाल दी जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स ने 60 में से 60 मार्क्स लिया है, 60 में से 60 नंबर आ गए मैथ्स रीजनिंग में, और इसमें भी सबके जनरली 30 नंबर आने लगे, 10 क्वेश्चन इसमें 35 नंबर सबके आने लगे, इसमें 5 क्वेश्चन बहुत टफ थे, किसी को नहीं पता, बहुत ही डीप में पूछ लिया था। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 95 मार्क्स तक सभी स्टूडेंट मैक्सिमम के आने लगेंगे, तो मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि एक बहुत ज़्यादा उसका कट ऑफ हाई चले जाता है। कट ऑफ को कंट्रोल करने के लिए पेपर ऐसा सेट किया जाता है जिससे कि क्या हो कि एक लेवल में हमेशा उसका कट ऑफ बना रहे। अब होता क्या है, तो अब आपको करना क्या है, अब मुद्दा ये आता है कि आपको करना क्या है मैथ्स और रीजनिंग में। तो याद रखिएगा मैथ्स और रीजनिंग में आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। आर्ट ऑफ एलिमिनेशन का एक फार्मूला याद रखना है। अब ये होता क्या है आर्ट ऑफ एलिमिनेशन? देखिए ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? 100% मैं आपको बता दूं कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे मुझे आते हैं, मैथ्स अच्छी है, मेरी रीजनिंग भी अच्छी है। हाँ बिल्कुल आपकी अच्छी है, लेकिन आप सबसे पहले ये देखें कि आप ऐसे कौन से 25 क्वेश्चन हैं जिनको आप सिर्फ 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब विद इन टाइम लिमिट में आप सॉल्व करो। तो सबसे पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, इसके भी 25 क्वेश्चन को उठा लीजिए और 5-5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये गलत हो सकता है क्वेश्चन, या फिर मैं इसमें अटक सकता हूँ, अगर मैंने सॉल्व भी करा तो मेरा आंसर नहीं आएगा, मैं 100% श्योर नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लीजिए। आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में से आप 40 क्वेश्चन जितने भी कर पा रहे हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर जो 5 क्वेश्चन छोड़े हैं आपने मैथ्स और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, उन पर आप हाथ आजमा सकते हैं। अब आपको डिसाइड कैसे करना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ना है वो 5? तो सबसे पहले जब भी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी मैथ्स और रीजनिंग की, तो सबसे पहले ये एक लिस्ट बनाइए कि जो 10 से 12 टॉपिक है, 12 से 15 टॉपिक है, जितने भी आपको टॉपिक लग रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उनमें से 2 से 4 टॉपिक ऐसे चुनिए जिनको आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, जो मतलब टफ टॉपिक है। हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हो जिनको आप कॉन्फिडेंस हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, जब तैयारी कर रहे हो, तो आप उस टॉपिक को इलिमिनेशन वाले पार्ट में डाल दीजिए मैथ्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर एक टॉपिक आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को ले लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, मैं कर तो लेता हूँ सॉल्व, लेकिन मुझे टाइम लगता है, टाइम लग जाता है, 3 से 4 मिनट लग जाता है, लेकिन मैं कर लेता हूँ, तो उसको आप 5 वाले क्वेश्चन में डाल दीजिए। लेकिन अगर परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन है उसको मैं फास्ट तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ, तो उसको 25 वाले में डाल दीजिए, मतलब फर्स्ट राउंड में उसको ही सॉल्व करना है। ये आपको आर्ट ऑफ एलिमिनेशन आना चाहिए। ये कब होगा? जब आप 2 से 3 महीने तैयारी कर रहे होंगे, तो आप ऐसा कंफर्म कर लेंगे 4 से 5 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे आपको कि जिनको आपको 5 में डालना है, और 10 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको 25 में डालना है, जो फर्स्ट राउंड में करना है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। जैसे ही 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फर्स्ट राउंड में आपके मैथ्स और रीजनिंग के, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आप कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपके यहाँ भी क्वेश्चन अच्छे सही होंगे। और उसके बाद अगर टाइम बच गया तो आप इन क्वेश्चंस पे हाथ आजमा सकते हैं, तो ये आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा। तो आपका 100% ये मानिए कि पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब एक फाइनल चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, स्कैनिंग। अब ये वर्ड आपके लिए नया है, स्कैनिंग। स्कैनिंग का क्या रोल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड होता है स्कैनिंग। देखिए स्कैनिंग आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पेपर शुरू होता है, पेपर अगर आपका 2 घंटे का है, तो 2 घंटे में से ये मान लीजिए कि आपके पास 5 मिनट आपको दिए ही नहीं गए। 5 मिनट सिर्फ इसलिए दिए गए कि आप पेपर को समझे। देखिए आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए, 3 मिनट स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है कि फास्ट तरीके से आप एक सरसरी नज़र में पूरा पेपर देख लें। मैथ्स के 30 क्वेश्चन देख लें, फटाफट फास्ट उनको नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख लें। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख लें, और जो क्वेश्चन सिंपल हैं
उनको जो मैंने आपको बताया था 25 क्वेश्चन में डाल लें कि मुझे ये करना है, ये करना, मतलब डिसीजन ले लें, 5 मिनट में आप डिसीजन ले लें स्कैनिंग फार्मूले के थ्रू कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। रही बात जीके जीएस और करंट अफेयर्स की, तो इसमें स्कैनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें अगर आपको आंसर पता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, नहीं पता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ती है मैथ्स और रीजनिंग में, जहाँ डिसीजन लेना पड़ता है कि किसको हमको सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है। एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता देता हूँ, जब भी आप तैयारी कर रहे हो 2 से 3 महीने जब आप तैयारी कर, जैसे अभी आपकी तैयारी का टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर पढ़ें। जितना भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके किस टॉपिक के आपको डीप में जाना है और किस टॉपिक के डीप में नहीं जाना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ऊपर से ही पढ़ लिया थोड़ा सा तो बस, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो इतना गहराई में कभी पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में। लेकिन हाँ, ये है कि इंटरव्यू, अगर बात करें इंटरव्यू की, तो उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप के बात करें फाइनल किसने जीता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइनल में कौन हारा, मतलब रनर अप कौन रहा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेकिन सेमीफाइनल तक बात नहीं आती है, बात रहती है फाइनल कौन ने जीता और उसमें रनर अप कौन रहा, सेकंड टीम कौन सी रही, यहाँ तक पूछा जा सकता है। फाइनल कहाँ पर हुआ ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन सेमीफाइनल कहाँ पर हुआ ये नहीं पूछा जाएगा। तो आपको डिसाइड करना होगा कि किस टॉपिक के कितने डीप में आपको जाना है और कितने डीप में आपको याद रखना है। अगर आपने ये फार्मूला यूज़ कर लिया तो 100% आपको ज़्यादा भी नहीं याद रखना पड़ेगा, कम याद रखेंगे तो आपको याद भी ज़्यादा रहेगा और आप आसानी से सही आंसर दे पाएंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, हम आपसे सिर्फ इतना सा मांगते हैं, जो दिल से हमको पसंद करते हैं एग्ज़ाम गुरु चैनल को, वो एक लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने लोगों तक पहुँचाइए, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप चलते हैं स्टडी के बना रखें आपने, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जितने भी जगह। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह के मोटिवेशनल, इस तरह के वीडियो जिससे कि आपकी तैयारी बनी रहे, तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर ज़रूर बताएं, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके हिसाब से और तैयारी को अच्छा इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जिससे कि हम दूसरे स्टूडेंट्स को भी वैसा एक बता सके। देखिए क्या होता है कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है, मतलब सभी को मिलकर अच्छी तैयारी करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई और उसकी तैयारी, सभी की तैयारी अच्छी। कंपटीशन जितना हेल्दी होगा उतना ही एग्ज़ाम में मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।